दोस्त आज अपन शुरू करेंगे हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी के अंदर अपन देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अपन हिमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं। हिमेटोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं डीएमएलटी के सिलेबस के अंदर, तो वो है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल हिमेटोलॉजी। अब पहला ही जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल हिमेटोलॉजी, इसकी बात करें तो इसका जो इंट्रोडक्शन है हिमेटोलॉजी का, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि वह जैसे ही हीम होता है, हीम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, मतलब रेड कलर, पिंक टू रेड कलर का सब्सटेंस होता है, पिंक टू रेड कलर। तो ये लगभग जो बातें हो रही है, ये किसके बारे में हो रही है? हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड के बारे में बातें हो रही है। ये अपना समझने का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर अपन डेफिनेशन लिखें, हिमेटोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और हीम का मतलब हो गया ब्लड, ठीक है, हिमो। तो इसी तरह से हम अपन डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या फिर बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड and their significance in normal health studied in this branch by which various type of disease can be diagnosed। मतलब है क्या? मतलब है कि ब्लड के कंपोनेंट का अध्ययन, ब्लड के संगठन का अध्ययन, मतलब सीबीसी, ब्लड के कंपोनेंट का अध्ययन, जिसके द्वारा हम नॉर्मल हेल्थ के अंदर, हमारी जो फिजिकल नॉर्मल हेल्थ है, जो डिजीज वाली हेल्थ है, उसके अंदर तथा हम बाय विच वेरियस टाइप ऑफ डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड, बहुत सारी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, मतलब मिटाने के लिए, उनको सही करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उनका निदान करने के लिए हमें ब्लड के कंपोनेंट की जो स्टडी है, सीधी बात याद रखो, बहुत सारे डिजीज, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज के को निदान करने के लिए, को डायग्नोस करने के लिए, उनका ब्लड के कंपोनेंट का जो अध्ययन है, उसी को हम हिमेटोलॉजी कहेंगे। बात समझ में आती है? यहाँ से इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन अपने को समझ में आता है, बात खत्म होती है यहाँ पे। लेकिन अपन बात करें कि सीधे ही एक टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसको सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, जो होता है ESR। क्या होता है? ESR। और ESR का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन और रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब इरिथ्रोसाइट क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट हो गई आरबीसी। सेडिमेंटेशन क्या हो गया? सेडिमेंटेशन हो गया नीचे बैठना। प्रेसिपिटेशन सुना होगा केमिस्ट्री में, वहीं सेडिमेंटेशन भी होता है, मतलब नीचे बैठना। और रेट मतलब हो गया दर। आरबीसी का जिस दर से नीचे आरबीसी बैठती है, उसी को क्या कहते हैं? ESR कहते हैं। बात समझ में आती है क्या? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट, इसके जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आरबीसी का जिस दर से नीचे बैठती है उसे ही ESR कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। साथ में अपन लिखेंगे हर चीज, जो भी चीज अपन ESR पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, ESR को निकालने के, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आरबीसी के नीचे बैठने की जो दर है, किसमें नीचे बैठने की? टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब डिफरेंट टाइप की होंगी, विंट्रोप वगैरह, ठीक है, विंट्रोप वगैरह बहुत सारी टेस्ट ट्यूब होंगी, अपन बात करेंगे। दोनों टाइप से खुली होगी, एक तरफ से खुली होगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर नीचे बैठना, उसे क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है,
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के अंदर जितने भी मेथड हैं, जितने भी तरीकों से ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज्ञात किया जाता है, उन मेथड्स के अंदर सबसे पहले जो मेथड्स हम ज्ञात करते हैं, जो भी मेथड हम पढ़ेंगे उसका क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस लिखेंगे। आईपी क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। बात ठीक है, बात ठीक है। तो हम लिखते हैं ईएसआर, और ईएसआर के अंदर सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखें तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब इसको मिटाते हैं, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दिए, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दिया। अब इसको अपन मिटाते हैं, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और ऊपर हेडिंग है ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर अपन लिखेंगे कि इरिथ्रोसाइट, लिख दिया, अपने को मीनिंग पता है। उसके बाद लिखते हैं व्हेन वेरियस ब्लड, when venous blood, when venous blood is well mixed with anticoagulant, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, वैन की जगह लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वीनस ब्लड इज वेल मिक्स्ड विद द एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट डिपेंड करता है कौन से मेथड पे अपन बात कर रहे हैं। वेल मिक्स्ड विद एंटीकोआगुलेंट, देन आफ्टर दैट it transferred into a standard ट्यूब, इसके बाद में इसको स्टैंडर्ड ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, वीनस ब्लड को निकाला जाता है। वेंस में से ब्लड को निकाला, ब्लड को किसी एंटीकोआगुलेंट के साथ सिंपल टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया। सिंपल टेस्ट ट्यूब हो गई, सिंपल टेस्ट ट्यूब में पहले ब्लड निकाला और ब्लड को किसी एंटीकोआगुलेंट मिला के, कोई एंटीकोआगुलेंट मिला के उस ब्लड को इसके साथ मिक्स किया। मिक्स करते हैं मशीन में, ठीक है जी, मिक्स किया। और उसके मिक्स करने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड ट्यूब के अंदर डाल देंगे। वो स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड पे डिपेंड करेगी कि कौन सा मेथड अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफर इनटू स्टैंडर्ड ट्यूब, देन आरबीसी इज सेटल डाउन स्लोली, आरबीसी सेटल डाउन स्लोली, आरबीसी धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा। एंड प्लाज्मा comes to the surface, that is the introduction। क्या हो रहा है, सबसे पहले वीनस ब्लड को अपन एंटीकोआगुलेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। उसको स्टैंडर्ड ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने के बाद आरबीसी है जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और प्लाज्मा है जो ऊपर आ जाएगा। प्लाज्मा है वो ऊपर तैरने लग जाएगा और आरबीसी है जो सिक्के की चट्टों की भांति नीचे जमा हो जाएगी। बात खत्म होती है। ये हो गया प्लाज्मा और ये हो गई आरबीसी, ठीक है जी। इस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, उसके बाद अपन बात करते हैं आईपी एड्रेस, मतलब प्रिंसिपल की बात करते हैं, आईपी एड्रेस मतलब प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हेडिंग आ गई ईएसआर की, प्रिंसिपल। ईएसआर पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल हेडिंग डाल दी है। ईएसआर पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल हेडिंग डाल दी है, ठीक है जी। प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, एंटीकोआगुलेंट मिक्स्ड with venous blood
and anticoagulant mixed with and transferred into a standard tube standard tube and place in a in a in a vertically placed stand वर्टिकली प्लेस्ड स्टैंड के अंदर इसको ट्रांसफर किया। जैसे वर्टिकली प्लेस्ड स्टैंड है कोई, उसके अंदर ये स्टैंड होता है, अब स्टैंड के अंदर इसको टेस्ट ट्यूब कैसे कैसे ट्रांसफर कर दिया। ये थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सांस की रेटिंग बढ़ जाएगी। तो ये एकदम ही सीधी होनी चाहिए विदाउट tilting a little bit विदाउट टिल्टिंग a little, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। एंड left it for 1 hour after the completion, just few minutes after, at the end of time we measure the plasma level we measure the plasma level in unit mm per hour, millimeter per hour। जैसे ही 1 घंटे के लिए इसको विंट्रोप ट्यूब को जैसे वेल मिक्स किया, जो ट्यूब होगी उसको अपन ट्यूब को स्टैंड के अंदर डाल देंगे, स्टैंड के अंदर वर्टिकली एकदम प्लेस करेंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे को जैसे खत्म होने वाला है उस टाइम पे अपन मिलीमीटर पर आवर के अंदर प्लाज्मा को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया। अब स्टेजेस की बात करते हैं। क्या स्टेजेस की बात करते हैं? स्टेजेस ऑफ ESR स्टेजेस की बात। स्टेजेस के अंदर सबसे पहले आ गया फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स रोलेक्स रोलेक्स, फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। दूसरा आ गया सिंकिंग ऑफ सिंकिंग ऑफ रोलेक्स। और तीसरा है पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स ये जो है, ये जो RBC है जिसको वेल मिक्स किया था, अब ये सिक्के की चट्टों की भांति जमा होती रहेगी और प्लाज्मा है वो सरफेस पे आ जाएगा, दैट इज प्लाज्मा। ये है RBC। अब ये RBC है जो सिक्के की चट्टों की भांति जमा होगी, इसको हम बोल रहे हैं रोलेक्स, ROULEAUX, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। ये 10 मिनट का होगा, ये 14 मिनट का होगा और ये फिर से 10 मिनट का होगा। हेडिंग डालते हैं फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। रोलेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? रोलेक्स का फॉर्मेशन होगा, इट टेक्स 10 मिनट ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन। दूसरा होगा सिंकिंग ऑफ रोलेक्स, सिंकिंग ऑफ ROULEAUX, नीचे बैठ रहा। सिंकिंग ऑफ रोलेक्स, सिंकिंग को ही क्या होता है, डूबना यार,
सेडिमेंटेशन, sinking of Rolex, it takes 14 minute to sink। ठीक है जी। उसके बाद डालते हैं तीसरी हेडिंग जो होगी पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स। और पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स क्या क्या लिख देंगे, इट टेक्स 14 मिनट फॉर पैकेजिंग ऑफ नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर अपन पढ़ते हैं डिजीज के बारे में, डिजीज कैसे होगी, अगर ESR बढ़ेगा ESR घटेगा तो डिजीज कोच होंगी। आज समझ में आती है। तो ESR बढ़ेगा दोस्त, ESR बढ़ेगा और ESR कम होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये तो है ESR। तो ESR बढ़ रहा है, सबसे पहले लिखेंगे अपन बाय द इंक्रीजिंग ऑफ ESR, इंक्रीजिंग ऑफ ESR इथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अगर ज़्यादा हो जाए, नीचे बैठने की तरफ अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ESR होंगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तो भी बढ़ जाएगा इंक्रीजिंग ESR। ल्यूकेमिया हो जाए, ब्लड कैंसर बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर पड़ा होगा, WBC ज़्यादा हो जाती है। ल्यूकेमिया हो जाए तो भी ESR हो जाएगा, ESR बढ़ जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए तो भी ESR बढ़ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, TB हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस TB हो जाए तो भी क्या होगा, ESR बढ़ जाएगा। और चौथा है ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए, ठीक है जी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है जी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या होता है, ESR बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी इन टाइम पे क्या होगा, ESR इंक्रीज होता है। डिक्रीजिंग ऑफ ESR कब होगा, डिक्रीजिंग ऑफ ESR। नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर पढ़ रहे हैं डिक्रीजिंग ऑफ ESR, डिक्रीजिंग ऑफ ESR का डिक्रीज क्या होगा, ESR कब डिक्रीज होगा, ESR डिक्रीज होता है कब, ESR डिक्रीज होगा। ESR डिक्रीज कब होगा दोस्त, ESR डिक्रीज होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और होता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। एक ही बात है, हार्ट को ही कार्डियक, दूसरा नाम है हार्ट का ही कार्डियक फेलियर, ठीक है जी। या तो ये दिक्कत हो जाए, दिक्कत हमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यार, मुझे तो सब पता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है जी। और दूसरा है क्या है, दूसरा है पॉलीसाइथेमिया, ये जब भी होंगी तब क्या होगा, ESR डिक्रीज हो जाए, ठीक है जी। ये बातें खत्म होती हैं यहाँ पे, ESR की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हेडिंग खत्म होती है, मिटाते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ ESR की। मेथड ऑफ ESR के मेथड कौन कौन से होंगे इनकी बात करते हैं। मेथड ऑफ ESR, पहला मेथड जो है वो है वेस्टिग्रीन ट्यूब मेथड, वेस्टिग्रीन ट्यूब मेथड।
सारी बातें सेम वही तक लिखनी है। मेथड लिख लिया पूरा, सबसे पहले वेल मिक्स किया, वो सब सारी डिटेल्स दोबारा से लिखनी है। वेल मिक्स किया एंटीकोगुलेंट के साथ। लेकिन इसके अंदर देखें ये सार के अंदर जो हम बात करते हैं यूज किसका करते हैं, हम यूज करते हैं यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो होंगे सिंपल टेस्ट ट्यूब, इसकी सब हेडिंग सिंपल टेस्ट ट्यूब, टाइमर का यूज करते हैं, वेस्टेग्रेन ट्यूब, वेस्टेग्रेन ट्यूब, वेस्टेग्रेन वेस्टेग्रेन स्टेंट, इन सब का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। वेस्टेग्रेन ट्यूब, सिंपल टाइमर, वेस्टेग्रेन स्टेंट, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। पहली बात लिख ली यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेस्टेग्रेन ट्यूब का यूज कैसे किया जाता है। अब जो एंटीकोगुलेंट को ब्लड के साथ सिंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स किया था वो एंटीकोगुलेंट होगा, एंटीकोगुलेंट। दूसरे नंबर पर डालते हैं एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट होगा सोडियम ट्राई इथाइल, सोडियम ट्राई इथाइल, सोडियम ट्राई इथाइल, सोडियम सिट्रेट, सॉरी सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट जो होगा, सोडियम सिट्रेट होगा तो सोडियम के अंदर बात करें जैसे ये सोडियम हो गया C6H5 Na3C6H5O7 2H2, ये होता है सोडियम सिट्रेट, Na3C6H5O7 2H2। वेस्टेग्रेन ट्यूब मेथड हो गया कंप्लीट। एंटीकोगुलेंट को मिक्स किया, इसके साथ वेल मिक्स करेंगे। अब लिखते हैं नेक्स्ट बात, अपने को क्या लिख लिया, एंटीकोगुलेंट मिल गया, वेस्टेग्रेन ट्यूब के इंस्ट्रूमेंट मिल गए। बात करते हैं आईपी लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिनोमेना, प्रिंसिपल लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट, लिख दिया सोडियम सिट्रेट, is taken in the ratio of 4:1 in वेस्टेग्रेन ट्यूब मेथड। वेस्टेग्रेन ट्यूब के अंदर जो एंटीकोगुलेंट है और जो ब्लड है और जो एंटीकोगुलेंट है उसको 4:1 में लेते हैं और उनको वेल मिक्स करते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद करेंगे अपन प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल को लिख लिया, लिखते हैं प्रोसेसिंग। एंटीकोगुलेंट and blood well mixed and transferred into वेस्टेग्रेन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। पहली लाइन हो गई। दूसरी बात, इनको एंटीकोगुलेंट ब्लड को मिक्स किया और वेस्टेग्रेन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वेस्टेग्रेन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया and placed in a rack में प्लेस किया, placed in a rack, vertically placed in a vertically placed rack by
by the precaution of vibration in the environment. प्लेस किया, वर्टिकली प्लेस ट्रैक में रख दिया, उसके बाद उसको वाइब्रेशन से बचा के ऐसी जगह पे रखा, एकदम वर्टिकली रखा, बिकॉज BEACAUSE because tilting a little bit of setup will increase the rating of ESR. थोड़ा सा भी टेढ़ा किया तो ESR की रेटिंग बढ़ जाएगी। प्रोसेसिंग खत्म होती है, बात खत्म होती है, इंक्रीज ऑफ ESR। ठीक है, एकदम सीधा खड़ा कर दिया, मिला के इसके अंदर ये विंट्रोप ट्यूब हो गई। विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है? ये ऐसी होती है, दोनों साइड से खुली होती है। अब बात करते हैं अपन विंट्रोप ट्यूब, सॉरी वेस्टिग्रेन ट्यूब, नेक्स्ट हेडिंग डालो वेस्टिग्रेन ट्यूब। वेस्टिग्रेन ट्यूब वेस्टिग्रेन ट्यूब होती है, ऐसी होती है, दोनों बोथ हैंड आर ओपन, लेंथ होगी 300 mm, ग्रेजुएशन होगी, जो इस पे रीडिंग होगी, ग्रेजुएशन होगी 202, ग्रेजुएशन होगी अप टू 200 mm, ऐसे होती है 200 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm, 0 mm, ऐसे डिक्रीजिंग होती है। ऊपर 0 आता है, बात याद रखना वेस्टिग्रेन ट्यूब में। ESR की जो ट्यूब होती है उसमें ऊपर 0 लिखा है, ऐसे नहीं नीचे से 0 से शुरू किया, ऊपर से शुरू करता है। ठीक है जी, बात खत्म। मिक्स किया, बैल मिक्स किया, एंटीवायरल के साथ मिक्स किया। ठीक है जी, अब डालते हैं प्रीकॉशंस। बात खत्म होती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, प्रीकॉशंस की बात रिजल्ट या प्रीकॉशंस तो पढ़ लिया है, रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन, तो इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो रीडिंग है वो आती है, मेल के अंदर आती है 5 से 15 mm पर आवर। ESR की जमने की दर ESR की नीचे जमने की दर, और फीमेल के अंदर जो आती है वो आती है 0 से 20 mm पर आवर। ठीक है, यहाँ पे वेस्टिग्रेन ट्यूब मेथड खत्म होता है और यहाँ पे अपना लेक्चर भी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विंट्रोप ट्यूब मेथड, विंट्रोप ट्यूब